हेलो, वेलकम टू सीडीज ब्लैक। केमिस्ट्री का ये अगला वीडियो, इसमें हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते ही आता है। एट द एंड हम पीवाईक्यू देखेंगे कितने क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। तो मेटल और नॉन मेटल तो पता ही है, मेटल मेटल है, नॉन मेटल नॉन मेटल। तो जो इनकी प्रॉपर्टी है हमें इनसे शुरुआत करनी चाहिए। देखिए मेटल क्या होते हैं, मॉल्युएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। मॉल्युएबल क्या होता है कि मेटल के पास प्रॉपर्टी है कि आप उसको पीट के आप शीट के फॉर्म्स में उसे चेंज कर सकते हैं। किसी और चीज़ को तो नहीं कर सकते, लकड़ी को तो नहीं कर सकते। मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया है, मॉल्युएबल। डक्टाइल का मतलब है डक्ट। डक्ट आपको पता ही होगा, जैसे पाइप, बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा डक्ट, कोई पैसेज टाइप का। तो अगर हम इसे पीट के वायर के फॉर्म में ला दें, मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टाइल। वैसे ही आप मॉल्युएबल, शीट और डक्टाइल से डक्ट याद रखेंगे। डक्ट मतलब है एक पाइप की तरह से। बस यही था। तो क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट मॉल्युएबल मेटल कौन सा है। वो है हमारे गोल्ड और सिल्वर, है ना। आप इसको पीट के कितना याद है, वो चांदी वो बर्फी के ऊपर भी लगाते हैं, ऐसे सुनने में आया। तो उसको देखो शीट की तरह से कर दिया है। गोल्ड के भी एकदम शीट के फॉर्म से पतला पतला कर सकते हैं। यहाँ तक सुनने में आया कि 1 ग्राम को आप, और ये जो डक्टाइल है, गोल्ड को पतली पतली, देखो चेन वेन भी पहनते हैं लोग, 1 ग्राम गोल्ड को लगभग 2 किलोमीटर तक आप मतलब लंबी वायर बना सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टाइल, डक्टिलिटी। मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी है। मोस्ट मॉल्युएबल गोल्ड एंड सिल्वर, मोस्ट डक्टाइल गोल्ड। सिल्वर नहीं भी कहना हो तो मोस्ट मॉल्युएबल गोल्ड, मोस्ट डक्टाइल गोल्ड। ठीक है, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। अब बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी में कि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम घर में यूज कौन सा करते हैं, कॉपर की वायर्स, क्योंकि सिल्वर महंगा है। लेकिन बेस्ट कंडक्टर कौन सा हुआ, सिल्वर, और उसके बाद हुआ हमारा कॉपर। ये आपको याद रखना है। देखिए मेटल्स जो है वो जनरली तो अच्छे होते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हीट सब पास करेंगे। लेकिन कुछ पुअर कंडक्टर्स भी हैं, जैसे कि मरकरी एक मेटल है, लेड भी एक मेटल है। Hg का मतलब मरकरी होता है। मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, आपको पता ही होगा। तो ये एक पुअर कंडक्टर है। तो ये एक स्पेशल केस है। तो अगर ये भी आप याद रखें, लेड का सिंबल वैसे होता है Pb। नहीं भी याद रखें तो ठीक है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन अगला, सोडियम मेटल जो है इसको हम नाइफ से काट सकते हैं। ऐसे बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको आप ऐसे काट सकते हैं। किससे, नाइफ से। और इसको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, केरोसिन में स्टोर करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें आग लग जाती है। तो इसलिए सोडियम है और पोटेशियम है, पोटेशियम को के से दिखाते हैं। इन्हें हम कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में। ये आपने शायद केमिस्ट्री लैब में अगर किया हो एक्सपेरिमेंट, तो उसको आप जैसी सोडियम को केरोसिन से निकाल के पानी में डालेंगे। ये एक्सपेरिमेंट में देखा हुआ, रील्स या शॉर्ट्स पे था। एक ऐसे वो कोई था टीचर कोरिया ओरिया का, उसने ऐसे सोडियम लेके किया और ये ब्लास्ट हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है ये, इसलिए हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन में। देखिए मेटल की एक और प्रॉपर्टी, सोनोरस, मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है ये। जब उसमें मारोगे टन से आवाज आएगी ना, यानी कि ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की। ये हम कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, और कौन सबसे ज़्यादा उसमें माहिर है उसका नाम हमें याद करना है, क्योंकि यही हमसे पूछा जाता है। मेटल्स थोड़े से लस्चरस भी होते हैं, शाइनी से, है ना, दिखते नहीं है क्या चमकते हुए। तो ये तो कॉमन सी थी, ऊपर वाली हमने देख ही ली। तो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही कुछ हम नॉन मेटल देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टी है। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो आयोडीन है ये एक नॉन मेटल है, लेकिन ये लस्चरस है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये होगा ही होगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए कि मेटल जो है जनरली वो थोड़े से शाइनी से होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन मेटल लस्चरस नहीं हो सकता, क्योंकि इस बात को खारिज किया हमारे और आपके अपने आयोडीन ने, क्योंकि आयोडीन एक नॉन मेटल होने के बावजूद लस्चरस है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो मेटल और नॉन मेटल में मरकरी लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में नहीं है, और वहीं ब्रोमीन भी लिक्विड स्टेट में है। यानी कि अगर एलिमेंट कहें 118 एलिमेंट है ना, तो हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है,
एक ब्रोमीन और एक मरकरी। क्या अंतर है दोनों में? एलिमेंट क्या हो सकते हैं? एलिमेंट या तो मेटल हो सकता है या तो नॉन मेटल हो सकता है या तो मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं, ये तो अभी नहीं पढ़ते हैं। तो मेटल, मरकरी हमारा मेटल है और ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है। व्हेन आई वाज इन स्कूल नहीं, जब पहली बार मैंने पढ़ा होगा तो मैं सोचता था यार कभी मरकरी आंसर होता है कभी ब्रोमीन आंसर होता है, ऐसा क्यों? तो मसला ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड, तो मेटल कौन है? मरकरी। अगर क्वेश्चन ये कहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड, तो नॉन मेटल कौन है? ब्रोमीन। तो यानी कि दोनों लिक्विड है। अगर बोले एलिमेंट, तो एलिमेंट का मतलब तो अब आप दोनों मार सकते हो ना, मरकरी भी लिक्विड स्टेट में है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, एट रूम टेम्परेचर। और अगर आपने कभी इसको उठाया हो मरकरी को, तो बहुत ही भारी होता है। 1 लीटर की बॉटल होगी, आप उसे उठाओगे तो उठेगा नहीं, जैसे 10 किलो का डंबल हो। और मरकरी को ही कहते हैं क्विक सिल्वर। क्यों कहते हैं क्विक सिल्वर? क्योंकि सिल्वर की तरह दिखता है। अगर आपने देखा हो, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बूंद उसकी अलग अलग हो जाती है, पानी की ड्रॉप की तरह होती है और चमकती हुई रहती है छर्रे की तरह, सिल्वर सिल्वर सी। तो मरकरी का ही नाम है क्विक सिल्वर। अच्छा, ये पीवीसी अगर कहीं फुल फॉर्म आ जाए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्योंकि अब एनसीईआरटी में है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो कोटिंग करते हैं ना वायर के ऊपर, ये इसी की होती है, पीवीसी की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। देखो, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो रह ही जाएगा, है ना, हर जगह होता है। तो मेटल्स जनरली क्या है? सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर, है ना। ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट कौन? मरकरी। क्योंकि मरकरी क्या है? लिक्विड। अभी हमने देख लिया। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटल की। मरकरी एक मेटल होने के बावजूद लिक्विड है। और सभी की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगी, मेटल ही है। तो अब आयरन ले लो तो जल्दी तो पिघलेगा नहीं, कितनी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन 2 आदमी ऐसे हैं, गैलियम और सीजियम, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। यानी कि आप अगर आप पाम पे रखेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आप पाम पे रखो तो हल्की सी हीट मिली, आपकी बॉडी की हल्की सी हीट मिली, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है और ये तुरंत ये भी लिक्विड बन जाएंगे। यानी कि हल्का सा टेम्परेचर पाते ही दे विल ऑल्सो बिकम लिक्विड, लिक्विड बन जाएंगे। ठीक है, लिक्विड बन जाएंगे। अच्छा नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है इनका? मैंने कैसे याद किया था? गला सीज कर देना, गला जो है सीज कर देना ऐसा। तो क्या नाम है इनका? गैलियम और सीजियम, गैलियम एंड सीजियम। तो अगर पूछे कौन से ऐसे 2 एलिमेंट हैं जो वैसे तो सॉलिड हैं एट रूम टेम्परेचर, लेकिन ज़रा सी हीट पाते ही, बहुत ही हल्का सा, अगर आप पाम पे रखें अपने, तो ये लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे। तो वो कौन है? गैलियम और सीजियम। गला सीज कर देना अपना। ये जो अल्कली मेटल है, ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये याद है ना पीरियोडिक टेबल कहाँ है? ये रहा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के जो पहला वाला ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं हम? एल्कली मेटल। एल्कली क्यों बोलते हैं? आपको एल्कली पता ही होगा। एल्कली क्या होते हैं? वो बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हैं, उनको क्या कहते हैं हम? एल्कलीज। तो और ये सारे क्या है? मेटल। और मेटल ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं? बेसिक। इसलिए ये क्या है? बेसिक। समझ रहे हो ना यार? नहीं भी समझ रहे हो तो भी चलेगा। तो एल्कली मेटल क्या है? बहुत ही सॉफ्ट है और उसको आप चाकू से काट सकते हैं। अभी भी हमने देखा, सोडियम को आप काट सकते हैं, पोटेशियम को भी काट सकते हैं। और हमने क्या देखा था कि सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखते हैं हम? केरोसिन में, बिकॉज दे कैन कैच फायर वेरी डिग्रेसली। केरोसिन में रखते हैं। एल्कली मेटल समझ आ गया ना? पहले वाले ग्रुप जो है बहुत ही सॉफ्ट है, उनको आप काट सकते हो, बहुत ही लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? गैलियम और सीजियम। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा कि किसको हम चाकू से काट सकते हैं। अच्छा, इसको अगर नहीं याद किया तो क्या याद किया? देखो, दोनों में से कोई एक याद कर लो। मैंने बचपन में याद किया था, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और ये लाइन याद है। दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब मेटल ऑक्साइड बेसिक है तो नॉन मेटल वाला ऑक्साइड एसिडिक हो जाएगा। तो मेटल का आप ऑक्साइड बना लो। जैसे कोई मेटल है, मेटल ले लो, कोई आयरन ले लो, तो आयरन का ऑक्साइड क्या होगा? एक बेस होगा, बेसिक होगा। वहीं नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लोगे तो वो क्या होगा? एसिडिक होगा। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों नहीं याद कर रहे हो? हाँ, इसे याद कर लो यार, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। दूसरा वाले याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही याद कर लो। अब हम देखते हैं, देखो आयोडीन। आयोडीन के बारे में हमने क्या देखा था? क्या एक्सेप्शन है कि ये लस्चरस है। आयोडीन याद है? नमक नमक सा ऐसा होता है, गांव में ऐसा होता है, पत्थर पत्थर सा।
कार्बन। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसको करनी चाहिए, मेटल को, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करनी चाहिए। लेकिन कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स आपको पता ही है, पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा बकमिंस्टर फुलरीन, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ग्रेफाइट इसमें ऐसा आदमी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन के एलोट्रॉप्स में से कौन सा ऐसा आदमी है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आपको पता है वो पेंसिल की जो ये नोक होती है यही है ग्रेफाइट। तो इसमें अगर आपको तार वार कम पड़ जाए तो ये निकाल के अपने घर में लगाने से भी बिजली आएगी। और ये जो डायमंड है ये सबसे हार्डेस्ट नोन चीज है, हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस है। और बकमिंस्टर फुलरेंस आपको पता है C60, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके फाउंडर हैं यही। और अच्छा, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। लेकिन कुछ और ऑक्साइड ऐसे हैं जो कभी एसिडिक की तरह बिहेव करते हैं और कभी बेसिक की तरह, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि ये एसिड की तरह भी बिहेव करें और बेस की तरह भी बिहेव करें, इन्हीं को हमने प्यार से कहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिसमें कौन से आते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों तो याद ही कर लो यार, क्योंकि ये दोनों एनसीईआरटी में है इसलिए। अब देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो अगर किसी को लिखना ना आता हो तो ऐसे भी लिखा जाता है, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी इधर, है ना, इतना तो पता होगा बेसिक से। तो यहाँ हमने ये चीज़ें देखी और चलते हैं आगे। अब देखो मेटल है तो हवा है, रिएक्ट तो करेगा ही कभी ना कभी दोनों का आमना सामना होगा। तो आइए देखते हैं ऐसे सिलसिले में, ऐसे केस में क्या होगा। देखो सिल्वर और गोल्ड जो हम लोग गले में माला वाले में पहनते हैं, मैं तो नहीं पहनता हूँ, दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, तभी तो गोल्ड चलता रहता है, खराब नहीं होता। सिल्वर थोड़ा बहुत काला पड़ता है लेकिन वो उसमें सल्फर रिएक्ट करता है इसलिए। सो सिल्वर एंड गोल्ड तो कितने अच्छे मेटल है, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। बात साफ है। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत आता है मैग्नीशियम का, अगर आपने वो देखा हो मैग्नीशियम रिबन, क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसको जब आप एयर में बर्न करेंगे ना तो डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलेगी। डेजलिंग ऐसा नहीं लग रहा, बहुत ही चकाचौंध सी इमेज। तो इसको जब आप ऐसे जलाएंगे तो खूब ऐसे व्हाइट कलर की फ्लेम निकलेगी। तो क्वेश्चन आता है कि एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकली, बताओ हमने क्या जलाया। तो आपने जलाया मैग्नीशियम की रिबन, बस इतनी सी बात है। अच्छा अब ये देखो कॉपर है, कॉपर को ऑक्साइड बनाना है, एयर के प्रेजेंस में आया, ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का होगा, ठीक है, ये तो ऐसे ही डाल दिया, इसका मतलब नहीं है। सोडियम पोटेशियम हमने देख लिया कि कैचेस फायर इन ओपन, इसलिए कहाँ पे रखना है हमें, केरोसिन में। ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, पोटेशियम। इसके लैटिन नेम भी हैं अपने अपने, इसलिए इनका ऐसा है। सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम, और इसका क्या है, कैलियम। अब हम अगर चाहें कि इस पे ऑक्साइड ना बने या उस पर रिएक्शन कम हो, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एनोडाइजिंग एक कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है कि एल्यूमिनियम हमने लिया, हम चाहते हैं कि एल्यूमिनियम खराब ना हो, तो हम पहले से इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दें, तो हमने इसको रिएक्ट करा के एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी, है ना। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऊपर चढ़ गई, तो अब ये काफ़ी टाइम तक बची रहेगी ना, एक प्रोटेक्टिंग लेयर हो गई। तो क्वेश्चन अगर आए कि एनोडाइजिंग क्या चीज़ है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ा देते हैं हम एल्यूमिनियम के ऊपर। नाम से दिख रहा है एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम के लिए बना रहे हैं। तो इसमें ये भी हो सकता है पूछ लें कि एल्यूमिनियम कहाँ पे रखेंगे आप, एनोड पे या कैथोड पे। तो ए से है, सब ए याद रखना, एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम को एनोड पे डाल देना, ठीक है। क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग, यानी कि Al2O3 बना लेगा ये, तो हमारा एल्यूमिनियम जो है वो सेफ रहेगा। अब इसी से मिलता जुलता एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जो हम साथ में पढ़ना चाहेंगे, वो है गैल्वेनाइजिंग। अब गैल्वेनाइजिंग क्या है, देखो यहाँ पे Z आ रहा है, तो उसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं। इसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं किसके ऊपर, आयरन या स्टील के ऊपर। ये हमने आयरन लिया, इसके ऊपर हम जिंक चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ाते हैं, जिंक या फिर स्टील। आयरन और स्टील में क्या अंतर है, आयरन में ही आप थोड़ा कार्बन डाल देंगे तो वो स्टील बन जाएगा, यानी एक ही चीज़ है। यानी कि जिंक की कोटिंग अगर हम आयरन पे करें तो वो गैल्वेनाइजिंग है। गैल्वेनाइजिंग की स्पेलिंग में ही Z आता है, आपको पता होगा। अच्छा रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए एक केस है, हमें ऐसा लगता है कि रस्ट, वो जैसे वॉशरूम है तो मेरे यहाँ भी दरवाज़ा लोहे का ही है, तो उसमें काफ़ी जंग लगी हुई है।
तो सिर्फ पानी से जंग नहीं लगता, पानी और ऑक्सीजन ये दोनों चीज़ें चाहिए। पानी पड़ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन भी तो उसे मिल रही है, इसी वजह से रस्ट लगता है। तो अगर यूपीएससी आपको कंफ्यूज करे कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए वाटर, बी ऑक्सीजन, सी बोथ, डी नॉन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि रस्ट तभी लगेगा, जंग तभी लगेगा जब उसमें वाटर और ऑक्सीजन दोनों होगा, सिर्फ एक से नहीं होगा यार, यही बात है। अच्छा, एक है नाइट्रिक एसिड, आप नाम सुनाओगे, HNO3 लिखते हैं। जितने भी एसिड हैं ये H+ डिसोसिएट करते हैं, इसमें आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यूपीएससी में कंफ्यूज यू हियर कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक बहुत ही बढ़िया एसिड है, मज़ेदार एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना कि वीक। आर यू कंफ्यूज्ड? चलो बताओ, नाइट्रिक एसिड क्या है? फॉर्मूला इज HNO3। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, ये कई बार देखा मैंने, कि मान लो एक रिएक्शन हो रही थी, है ना, एक रिएक्शन हो रही थी, लेकिन कहते हैं कि कुछ टाइम बाद वो रिएक्शन बंद हो गई, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसे केसेस में जो 4 ऑप्शन है उस वाले पे टिक लगा देना जिसमें ऐसा लिखा हो कि ऐसी सी बात थी, रिएक्शन हो रहा था, फिर उसमें कुछ कम प्रेसिपिटेट बना, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रेसिपिटेट ही कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट बन गया जिसने इस लेयर पे वो छा गई। मान लो कैल्शियम की कोई प्रेसिपिटेट बन गया होगा, प्रेसिपिटेट समझ रहे हो ना, तो फिर इस वजह से जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो गई। ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ये आप मार सकते हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया होगा, या तो ऑप्शन रहेगा कि बबल फॉर्म हो गया, इसके वजह से रिएक्शन आगे नहीं हो पाई। तो बिना केमिस्ट्री के थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से भी इसको मार देना, ठीक है, कि प्रेसिपिटेट बन गया था कैल्शियम का, या बबल फॉर्म होने लगे थे, ये हो गया था, इसलिए रिएक्शन आगे नहीं हुई, फिर रिएक्शन जो है बुझ गई। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, व्हाट इज एक्वारीजिया? देखो, एक्वारीजिया ऐसा चीज एकदम गला दे हर चीज को। यहाँ तक कि ये जो गोल्ड है, अगर आप अकेले HCl में डालो तो भी नहीं घुलेगा, अकेले HNO3 में डालो तो भी नहीं घुलेगा, लेकिन अगर आपके पास ये है एक्वारीजिया, इसका लैटिन नेम क्या है? रॉयल वाटर, मतलब रॉयल वाटर का लैटिन नेम एक्वारीजिया है। ये क्या होता है? HCl और HNO3। HNO3 क्या है? अभी हमने देखा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनको लेना है आपको किस रेशियो में? क्या आप कंफ्यूज हैं? हाँ, 1:3 या 3:1, यही कंफ्यूज होते हैं। तो 3:1 कैसे है? अब HNO3 के पास 3 पहले से है, तो ये 3 क्या करेगा? ये 1 ले लेगा। HCl के पास तो सिर्फ 1 है ना, 1, तो इसने 3 ले लिए। क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम कंफ्यूज कहाँ होंगे, हम भूलेंगे कहाँ। 3:1 या 1:3, 2 ऑप्शन दे देगा, वहीं हम लोग सोचेंगे कि क्या मारे। तो इसलिए HCl 1 है इसलिए 3, और HNO3 के पास 3 पहले से है तो 1, तो 3:1 के रेशियो में आप HCl और HNO3 को मिलाएंगे तो आपके पास जो मिलेगा उसका नाम है एक्वारीजिया। इट इज अ हाईली कोरोसिव इन नेचर, एकदम जला देगा किसी को। और HCl हमारे होता है पेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है। ठीक है, अगर मान लो गोल्ड को आपको वो करना हो, गलाना वलाना है, तो क्या HCl कर लेगा? नहीं। क्या HNO3 कर लेगा? नहीं। मिल के एक्वारीजिया कर लेगा? हाँ, एक्वारीजिया में वो पावर है। ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो तो जो ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे कि बताओ ये इसको डिस्प्लेस करेगा कि ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। याद आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सीरीज आप याद कर सकते हैं। इसके लिए देखो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? पोटेशियम और सोडियम। हमने देखा भी, इनको केरोसिन में रखते हैं, 40,000 हो गया अब तो। अच्छा, एक जो वो था 2016-17 में जो टॉपर थी बिहार बोर्ड की, तो उससे इंटरव्यू में शायद ये पूछा जा रहा था, शायद उसके बहुत अच्छे नंबर आ गए थे, तो वो पहुंचते ही मीडिया वाले, आपने भी देखा होगा, तो वो माइक लगा के पूछ रहे थे कि ये बताओ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो नहीं बता पाई। खैर, मैं भी नहीं बता पाता यार, मोस्ट रिएक्टिव तो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया। मतलब उसने चीटिंग की थी, बात ये। तो मोस्ट रिएक्टिव आपको लग रहा होगा सोडियम, लेकिन सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज की एक ट्रिक जो मैंने अपने टाइम पे यूट्यूब से कहीं से सीखी थी, ये मेरा नहीं है, जिनका क्रेडिट है उनको क्रेडिट,
अगर किसी को चाहिए हो क्रेडिट तो आप मेरे को बताएं, मैं दूंगा क्रेडिट, मेरे को पता नहीं मैंने कहाँ सीखा था। तो ये सीरीज़ कुछ इस तरीके से, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, समझे? फिर से देखो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, समझे? केदारनाथ वैसे मैं गया नहीं, ये वाली मेरी ईजाद की गई ट्रिक है, कॉपर मरकर सेव गोल्ड। कॉपर जो है उसने अपने जान किए, मर गया, और सेव किया, बचाया किसको? गोल्ड को। ठीक है, फिर से देखते हैं, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कॉपर मरकर सेव गोल्ड। गोल्ड को तो बचाएंगे ना, तो बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ऊपर वाला। तो अगर आपको ये सीरीज़ याद है तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम इसको डिस्प्लेस करेगा, सॉरी ये ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको पता ही होगा। मान लो A + BC है, तो ये रिएक्शन में AC हो जाएगा। अगर B कम रिएक्टिव है, A ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको बोलेगा तुम निकलो, तो इसको निकाल देगा यहाँ से, AC बना देगा, और B बेचारा अकेले चला जाएगा। देखो आयनिक कंपाउंड क्या होता है आपको पता ही है, इसको जरूरत थी Na+ और Cl-, तो इसने एक इसको दे दिया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों को मजा आने लगा। इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, यानी इसने एक दिया, इसने एक लिया, लेन देन के बाद। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। तो जब ये सॉलिड स्टेट में होगा, बात ये इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना यार, पॉजिटिव और नेगेटिव का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये नहीं करेगा। लेकिन वही मॉल्टन स्टेट में अब इनके बॉन्ड थोड़े से वीक होंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि आयनिक कंपाउंड में क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी सॉलिड स्टेट में? जी नहीं। क्या मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? बेशक। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स की स्पेलिंग क्यों गलत लग रही है? ठीक है, ठीक कर लेगा। मिनरल्स क्या है यार? ज़मीन से हम निकालते हैं, फिर हम उसमें देखते हैं, मान लो हमने ऐसे निकाला, फिर हमने देखा अच्छा जिसमें ज़मीन से जो निकालते हैं मेटल वेटल, अब देखा हमने कि इसमें किस मेटल की परसेंटेज ज़्यादा है, तो हमने कह दिया उसका ओर। मान लो ऐसे ओर निकाला, इसमें हमने देखा कि भाई इतना जो है मरकरी मिल रहा है, बाकी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी भी है, तो ये कौन सा ओर हो गया? मरकरी का ओर। अब इसमें से हम मरकरी का मेटल निकाल लेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं ओर, यानी कि इसके अंदर फलाना मेटल बहुत ज़्यादा है, तो हमने इसको इसका ओर घोषित कर दिया। अब इस ओर में सिर्फ मेटल तो मिलेगा नहीं कि हाँ भाई साफ साफ रखा है कि हाँ खोदो और मरकुरी ले लिए, है ना, साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी मिलेंगी। तो इन इम्प्योरिटीज को अंग्रेजी में कहा गया है गैंग्यूस। मैं गैंग्यूस पढ़ता हूँ, कुछ लोग ग्वैंग कहते हैं, चाहे जो कह लो, ठीक है। इन्हीं इम्प्योरिटीज को कहते हैं। ये कौन सी इम्प्योरिटी है? ये वही इम्प्योरिटीज हैं जो ओर के साथ साथ आपके पास आई हैं। तो इनको अब हम रिमूव करेंगे और जो हमारा मेटल है उसको अच्छा से लेंगे, काम करेंगे। तो अब अर्थ के क्रस्ट से सारी चीज निकल रही है, तो ये जो ओर है ये सारी चीजें किस फॉर्म में मिलेंगी आपको? अकेले नहीं मिलेंगी, किसी ना किसी से रिएक्ट कर लेती, या तो ऑक्साइड मिलेगा या तो फलाना, मान लो मेटल है कोई सोडियम, तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड या सोडियम कार्बोनेट, इस टर्म्स में मिल सकते हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर जो हर बार पूछा जाता है। मरकरी के ओर का नाम है सिनाबार। सिनाबार फॉर्मूला है HgS, Hg मरकरी है और SS है। एल्युमिनियम का जो ओर है उसका नाम है बॉक्साइट, बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 बार आया, 2-3 बार और आएगा। अब यहां पे आता है एक इंपॉर्टेंट, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जब हमने जमीन से निकाला तो हम उसको हीट करेंगे और हमें हमारा मेटल मिल जाएगा। तो देखो रोस्टिंग और कैलकुलेशन दो मेथड है। जब आप एक्सेस एयर में करते हैं, यानी एक्सेस O2 लिख देता हूं, एक्सेस ऑक्सीजन में जब हीट करेंगे तो उसे हम कहते हैं रोस्टिंग, नाम में O आ रहा है, बस बात खत्म। एयर के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो आप, हीट ये डेल से दिखाते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, तो वो रोस्टिंग कहलाएगा। लिमिटेड एयर में कर रहे हो तो जो बच गया यानी कि वो कैल्सिनेशन कहलाएगा। अच्छा, कैलकुलेशन किस चीज का करते हैं? देखो सी से यहां भी आपको दिख रहा है कार्बोनेट, कोई फलाना कार्बोनेट होगा, ये देखो ये रहा कैल्सिनेशन। तो यहां पे क्या है? जिंक का कार्बोनेट है। तो जिंक के कार्बोनेट को डायरेक्ट हमने हीट किया, कहीं ऑक्सीजन दिया? नहीं दिया, तो यहां पे हमें मिल गया जो मिलना था। उसी तरीके से रोस्टिंग में क्या है? देखो ये सल्फाइड के लिए होता है रोस्टिंग, ये भी आपको याद करना है। तो जिंक सल्फाइड को O2 के प्रेजेंस में हीट किया, तो
O2 आपको दिख ही रहा है। रोस्टिंग का क्या मतलब है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना, इसको हमने क्या कहा? रोस्टिंग। तो क्या रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का खेल क्लियर है? रोस्टिंग मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज वहां O आता है, और वो केस होता है सल्फाइड का, यानी फलाना सल्फाइड, जैसे हमने क्या देखा? जिंक सल्फाइड। वहीं कैल्सिनेशन कार्बोनेट वाले को हीट करेंगे Cc, और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, डायरेक्ट हीट कर दो। एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो रेलवे ट्रैक वगैरह हैं, इसको कुछ ऐसे जोड़ना जानना हो तो कौन सी है, क्या यूज़ करते हैं? अरे तो कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट है कि आयरन का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। ये थर्मिट रिएक्शन है, तो यही देख लो यार। आयरन रेलवे ट्रैक, उसमें आयरन नहीं जोड़ेंगे क्या? आयरन तो जोड़ेंगे, तो आयरन ऑक्साइड तो ऐसे ही याद हो गया, आयरन ऑक्साइड। और ऐसा समझ लो कि वो मैकेनिक जा रहा था, आलू की बोरी भी देखा यहाँ गिरी हुई है ऐसे रेल की पटरी पे, आलू, तो एल्यूमिनियम भी हो गया, ऐसे याद कर लो। तो कोई बोले थर्मिट रिएक्शन क्या है, तो बता देना आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम की रिएक्शन है। ये रहा आयरन ऑक्साइड। ये कौन सा है, कोई बताएगा? फेरस है या फेरिक? मत जानो, पर ये फेरिक है, प्लस एल्यूमिनियम। समझ गया ना थर्मिट रिएक्शन? कहाँ? रेलवे ट्रैक। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, आप कुछ और मजेदार तरीके से भी रिफाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको एनोड और कैथोड पता होगा, पर कोई बात नहीं, बस इतना जानना है हमें कि मान लेते हैं ये एक चीज है, ये इम्प्योर है, मतलब इसमें हमारा मेटल भी है और थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज भी हैं, और यहां पे हमने रखा है प्योर। अब हम इसमें बिजली डालेंगे। कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग मत देखो, बस इतना जानो कि प्योर मेटल को रखेंगे हम कहाँ? कैथोड पे। और इम्प्योर वाला, या फिर जिसको हमें प्योर करना है, क्योंकि ये तो इम्प्योर है, एक हमने मान लो ये प्योर वाला कॉपर एक नया लाके लगा दिया, और यहाँ पे कुछ कॉपर है, कॉपर कार्बोनेट टाइप का है कुछ, और थोड़ी इम्प्योरिटीज हैं, तो हम चाहते हैं कि ये प्योर हो जाए। तो यहाँ ये कैथोड है, प्योर मेटल वाला कौन सा है? कैथोड। पेन चेंज करता हूं, ये कैथोड है, और ये क्या है? एनोड। पेन मजेदार नहीं है। तो अब देखो, अगर आपको ये बताओ कि कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन का क्या मतलब होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से चीजें निकल के इसके ऊपर चिपकती जाएंगी, तो यहां का कॉपर निकल के प्योर वाले पे चिपकता जा रहा है, तो सारा का सारा प्योर वाला माल आपको कहां मिल जाएगा? कैथोड पे। एनोड पे क्या बचेगा? ये एनोड है, एनोड पे सिर्फ और सिर्फ बचेगी गंदगी, जो कि है एनोड मड। ठीक है, लेफ्ट ओवर्स एट एनोड। तो आपको प्योर मेटल कहां रखना है? कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। ये समझ जानो यार, बस इतना जान लो कि प्योर मेटल को कैथोड पे रखेंगे बस। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है हमारे सामने, जो कि है कोरोजन। तो कोरोजन क्या चीज है? मजेदार चीज है। ये 3 बार बार आता है। वो सबसे पहली बात तो सिल्वर, सिल्वर काला हो जाता है, चांदी का अगर कोई कुछ लोग पहनते हो तो देखे होंगे काला हो जाता है, या ग्रे कह देते हैं क्वेश्चन में। क्यों हुआ? अभी हमने वहां देखा था कि ये ऑक्सीजन से तो रिएक्ट कर नहीं रहा, तो जाहिर सी बात ऑक्सीजन तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये रिएक्ट करता है सल्फर से, सल्फर तो जानते ही हो, और बनाता है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड क्या हो जाएगा? Ag2S। सिल्वर की वैलेंसी 1 और सल्फर का कितना होता है? अगर नहीं याद है, सल्फर मतलब 16, तो 16 क्या हो गया? 2 और 8, 2 10 और 6, 2 वैलेंसी। ठीक है, Ag2S। कॉपर जो है, कॉपर रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से। ये सब याद रखना जहां जहां बोल्ड है। सिल्वर भाई साहब सल्फर से कर रहे हैं, कॉपर किससे कर रहा है? मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाता है? कार्बोनेट। CO2 से CO3 बन जाएगा, एक ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाएगी इसके ऊपर। कॉपर तो ब्राउन कलर का था, देखो ब्राउन कलर से बनाया भी है, लेकिन इसके ऊपर जब कोरोजन हो जाता है तो ये ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाएगी इसके ऊपर, जो कौन है? कॉपर कार्बोनेट। अबे CO3 ये 2 होगा। कॉपर की वैलेंसी मुझे नहीं पता, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट मान लेते हैं। CO3 की तो 2 होती है, कॉपर की भी 2 होती है क्या? ठीक है फिर तो। और आयरन का तो आपको पता ही है कि आयरन के ऊपर एयर लगेगी तो ये पूरा रस्ट हो जाएगा, जंग खा जाएगा।
जंग तो आपको पता ही होगा, जंग नहीं पता है? तो सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कॉपर कार्बोनेट बनाएगा जो कि ग्रीन कलर की होगी। एक और चीज आती है ड्राइंग एजेंट, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को बोलते हैं हम ड्राइंग एजेंट, यानी कि ये मॉइस्चर खींच लेगा, टेक द मॉइस्चर। मतलब आपके मान लो कमरे में मॉइस्चर है तो इसको लगाओगे तो क्या होगा, सारी की सारी मॉइस्चर ये खींच लेगा, बिकॉज ही इज अ नहीं, इट इज अ ड्राइंग एजेंट। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, हाइड्रस मतलब पानी, एनहाइड्रस उसका अपोजिट, मतलब इसमें पानी नहीं है। हिंदी में अगर लिखना हो तो अजल ऐसा कह सकते हो। एनहाइड्रस नो वाटर। कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। एनहाइड्रस CaCl2 क्या है, एक ड्राइंग एजेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्रोजन को कैसे बना सकते हैं, बचा सकते हैं, जैसे हम और आप अक्सर बचाते हैं, पेंट कर देते हैं चीजों को, या तो गैल्वेनाइजेशन और एनोडाइजिंग हमने अभी देखा। एनोडाइजिंग क्या चीज था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड चढ़ा देना, एनोडाइजिंग कहलाता है। और गैल्वेनाइजेशन क्या था, यहाँ Z लिखना था। जिंक चढ़ाते हैं हम किसके ऊपर, आयरन या स्टील के ऊपर। स्टील क्या है, स्टील एक एलॉय है, किसका किसका, आयरन का, Fe मतलब आयरन, फेरम लिखते हैं इसको। उसमें कार्बन आप मिला दो तो थोड़ा और बढ़िया बन जाता है, कितना 0.05% कार्बन मिला दोगे तो ये स्टील बन जाएगा। एक और स्टेनलेस स्टील, इसी स्टील में, यानी कि स्टील का क्या मतलब हुआ कि आयरन में ही थोड़ा सा तो कार्बन मिला ही है, और आप क्या मिला देंगे, निकल और क्रोमियम, निकल और क्रोमियम, तो ये क्या बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील। ये अंतर है आयरन में, स्टील में और स्टेनलेस स्टील में। एलॉय क्या होता है, एलॉय हमने पहले भी देखा है अगर आपने केमिस्ट्री की वीडियोस देखी हो, पर आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा। एक होमोजेनस मिक्सचर है, तो यूपीएससी में कंफ्यूज यू हियर कि एलॉय इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर, नहीं, होमोजेनस मिक्सचर है। फिक्स होता है कि इतना परसेंट तुम मिलोगे, इतना परसेंट तुम मिलोगे, तो आके ऐसे बनेंगे, ऐसे थोड़ी कि ऐसे कुछ लाई और नमकीन लेके चुरमुरा बना के खा लिए। एलॉय है, मजाक है क्या? क्या एलॉय सिर्फ मेटल और मेटल का होता है, नहीं, मेटल मेटल भी एलॉय हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल भी एलॉय हो सकते हैं। अभी अभी हमने देखा स्टील, स्टील एक एलॉय है, आयरन एक मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, और यहीं पे आपने देख लिया मेटल और नॉन मेटल मिल करके भी एलॉय बना सकते हैं। तो एलॉय कौन है, मेटल मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल। एलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर है या हेटेरोजेनस, एक होमोजेनस मिक्सचर है। प्योर गोल्ड के बारे में आपने सुना होगा कि 24 कैरेट का होता है, लेकिन ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप कुछ बना ही नहीं पाएंगे, तो क्या कंगन, क्या बाली, क्या झुमका, कुछ बनेगा ही नहीं। तो थोड़ी सी हार्डनेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 22 कैरेट का गोल्ड लो और 2 कैरेट का कुछ और डाल दो उसमें, कॉपर या सिल्वर, तो उसके बाद थोड़ा सा वो टफनेस आ जाएगी, मजेदार हो जाएगा, और फिर वो है आप पहनना ऐसे करके, ठीक है। अमलगम क्या चीज है, एक ऐसा एलॉय जिसमें एक अगर मरकरी हो, मरकरी और फलाने का एलॉय अगर हम लेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अमलगम, ठीक है। एक आदमी इसमें मरकरी होना चाहिए, मरकरी का सिंबल है Hg, मरकरी का और था सिनाबार। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है इसकी, किसकी, एलॉय की, ये कम हो जाएगी प्योर मेटल से। प्योर मेटल तो देखो प्योर मेटल है, मान लो आयरन है, तो उसकी तो कितनी ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन अब थोड़ा सा आप उसमें कुछ और मिला रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है इम्प्योरिटी सा मिला रहे हैं, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अब उतनी नहीं रही जितनी हो सकती थी। अब ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलॉय हैं जिसको आपको याद करना है। पहला ब्रास, दूसरा ब्रॉन्ज और तीसरा सोल्डर। देखो ब्रास होता है कॉपर और जिंक का, कॉपर आप पहचान ही रहोगे, ये जिंक। ये ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन का। देखो उसका मैंने याद तो किया है लेकिन मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता, थोड़ा गंदा सा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसका बता सकता हूँ कि ब्रॉन्ज में Z है तो उसके पास जिंक नहीं आएगा, ऐसा समझ लो। कॉपर तो दोनों के पास है, कॉपर दोनों के पास है, लेकिन ब्रॉन्ज में क्या है कि जिंक नहीं आएगा, तो जिंक उधर वाले में डाल देना, ठीक। और ब्रॉन्ज तो ऐसे, इसका मैंने याद किया था कुटिन, ऐसा मतलब टिन, कॉपर और टिन। तो
ब्रॉन्ज मेटल याद है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो मान लेते हैं कि किसी का ब्रॉन्ज मेडल आया, तो उसके घर वाले उसको क्या खूब कूटें, कूटें समझ रहे हो ना, मतलब खूब कूटे उटे। तो ब्रॉन्ज मेडल काहे लाए, गोल्ड लाना चाहिए था, उसके पेरेंट्स ऐसा बोले और उसको खूब कूटें दबा के, तो इसीलिए क्या हो गया वो ब्रॉन्ज का कॉपर और टिन। टिन मतलब एस एन, नहीं तो ऐसे लिख लो, टिन लिख लो। सोल्डरिंग आपको पता ही, वो थोड़ा वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में जो हम लोग थोड़े लो टेम्परेचर से डील करते हैं तो सोल्डर करते हैं। ये क्या है, लेड और टिन, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा यार, ये लेड है और ये टिन है। और लेड के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि लेड और मरकरी ये दोनों एक मेटल हैं, लेकिन इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कमजोर है। तो ब्रास में आपको याद करा दिया कैसे भी, बाकी ब्रॉन्ज तो समझ गए, ब्रॉन्ज को टिन, और सोल्डर तो लेड और टिन होता ही है। आइए चलते हैं पीवाईक्यूज की ओर। CDS 1 2020, सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज, अभी अभी हमने लेक्चर में देखा, क्योंकि सल्फाइड बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ऑक्साइड नहीं, सिल्वर कार्बोनेट नहीं, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, अब देखो सिल्वर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म टू फॉर्म अ सिल्वर कार्बोनेट। ये क्या पूछ रहा है पता है, ये कॉपर वाली बात है। यहां अगर मैं कॉपर कर दूं तो कॉपर किससे रिएक्ट करता था, मॉइस्ट CO2 से, और क्या बनाता था, कॉपर कार्बोनेट। तो सब NCERT की ही लाइनें हैं, उठा उठा के यहाँ रखी गई है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। कौन है, ब्रोमीन और मरकरी। मरकरी कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और यहाँ ब्रोमीन है। ये आंसर हो गया। ब्रोमीन क्या है हमारा, एक नॉन मेटल है, और मरकरी क्या है हमारा, मेटल है। इन्होंने एलिमेंट पूछा है तो आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। इनको कहते क्या है, अभी हमने लेक्चर में देखा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसके दो एग्जांपल जो हमने याद किया है, एक Al2O3 और एक ZnO। ये है हमारा जिंक ऑक्साइड। दूसरा कौन सा है, Al2O3। हो सकता है इस बार UPSC Al2O3 पूछ ले, या हो सकता है एम्फोटेरिक कहकर पूछ ले। अगला CDS 2 2020, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक अगेन, दे आर रिपीटिंग द क्वेश्चन, just this time they have mentioned the formula. Silver articles turn black when kept in open for longer time due to the formation of सल्फर से रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड, सल्फाइड का फॉर्मूला S2- होता है, तो S की वैलेंसी 2 है सल्फर की, और Ag की वैलेंसी 1 है। ऐसे अगर किसी को ना याद हो वैसे कर सकते हो। सल्फर मतलब 16, 16 मतलब 2 और 8, 8 तो 10, 6 बच गया, 6 बच गया, ऑक्टेट कंप्लीट करने में 2 बचा है, वैलेंसी 2 हो गई, ये फॉर्मूला हो गया Ag2S। क्योंकि हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो गए हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो ऐसे तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने क्या पढ़ा है अभी लेक्चर में, गोल्ड और सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और ये क्वेश्चन वही पूछा है NCERT ने। सिल्वर कहाँ रिएक्ट करेगा, ये तीनों कर सकते हो, ये तीनों करते हैं नहीं करते हैं हमें नहीं पता, पर हमें ये तो पता है ना सिल्वर नहीं करेगा, दैट्स द आंसर। CDS 1 2021, एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, क्या है इसका, और अभी हमने देखा बॉक्साइट अभी देखा, और मरकरी का क्या था, सिनाबार। CDS 1 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट विथ दैट मेक्स द सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना सल्फर। क्या बनाता है, कितनी बार बताएं और कितनी बार इस सवाल आएगा, सिल्वर सल्फाइड। CDS अच्छा उसी का है, विच ऑफ, अरे सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। केरोसिन में कौन रखते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल वाले, एल्कली अर्थ मेटल के 2, पोटेशियम और सोडियम। सोडियम ऑप्शन में है, सोडियम इज द आंसर। ये फायर बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है, और सोडियम को आप नाइफ से भी काट सकते हैं, हो सकता है अगली बार ये आ जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मेटल बट लस्चरस। आपको पता ही है नॉन मेटल लस्चरस, ये एक ही एक्सेप्शन कौन सा था, आयोडीन का, दैट्स द आंसर। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन ये लस्चर है, यही तो हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था। CDS 1 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज बोथ मोलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। कौन है वो, अपना गोल्ड, गोल्ड इज AU। अच्छा इन्होंने सिल्वर ऑप्शन में दिया ही नहीं, आप कंफ्यूज भी नहीं हो सकते, सिर्फ चुपचाप गोल्ड।
सिल्वर, ये मरकरी है, ये अपना सोडियम है, ये सीजियम है। सीजियम और फ्रांसियम आपको याद होगा कि हल्का सा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा। What are the constituents of alloy solder? सोल्डर होता है लेड और टिन। कहाँ है? लेड एंड टिन। Pb is lead, Sn is tin. That's the answer. दो बार आ गया क्या? What is the name of the process that converts sulfide ore into oxide by heating strongly in the presence of excess air? Excess air में ऑक्सीजन है, रोस्टिंग में भी ऑक्सीजन है, RO, रोस्टिंग इज आंसर। सल्फाइड इसमें होता है कैल्सिनेशन में, इन द एब्सेंस या फिर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और कार्बोनेट को ये चेंज करता है। या तो आप सल्फाइड से पकड़ के मार सकते थे या तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर से मार सकते थे। एक्सेस एयर के लिए आपको बताया था O इसमें है तो O इसमें भी है। Which one of the following is the correct reactivity order of metal reacting with dilute HCl? reactivity order आपको भी होता है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। माली आलू जरा फीके पकाता है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। याद है ना, ऊपर से भी नीचे दिखाया था। Which one of the following material is present in a guard tube, drying tube? ड्राइंग एजेंट कौन है? अभी हमने देखा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अभी हमने पढ़ा है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक ड्राइंग एजेंट है। यही हमारा आंसर हो गया। CDS 1 2022 ताजा। Which one of the following statement is true when non-metals are dissolved in water? Non-metal oxides, metal oxides are basic, non-metal oxides are acidic. Answer. CDS 2 2022 which one of the following pair of metals are very good conductor of heat? आपको पता ही कौन है? सिल्वर और कॉपर। अगर नहीं पता तो आपको पता है कि मेटल में जो हमारा लेड है और मरकरी है ये बहुत ही पुअर है मेटल होने के बावजूद। तो चाहे इधर से भी ला सकते हो चाहे इधर से भी आंसर ला सकते हो। स्कूल के बेल आर मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज वो क्या है? आपको घंटा बजेगा टन 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 टन, तो साउंड वाली चीज चाहिए ना। साउंड वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सोनोरस। मॉलेबल क्या था? शीट में। डक्टाइल क्या था? डक्ट के फॉर्म में, यानी कि पाइप के फॉर्म में। लस्टरस क्या है? शाइनी। तो ये पूरे हमारे क्वेश्चन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। काइंडली रिवाइज दिस वीडियो एंड यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर NDA, CDS, CAPF and other competitive exams as well. Thank you. Have a nice day. Bye.